सो दिस इज़ माई रॉयल एनफील्ड हंटर 350 जिसको कि मैंने 2 साल पहले परचेज़ किया था। ये हंटर 350 का बेस वेरिएंट है जिसका नाम है रेट्रो। पूरे यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी ये बाइक, और इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रह सकती है ये वीडियो। मैं शेयर करने वाला हूँ अपना 2 साल का ओनरशिप रिव्यू। गाड़ी मेरी रनिंग कम है तो इसलिए ज़्यादा चली नहीं है, तो अराउंड 7,500 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी की रनिंग हुई है अभी तक। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे लिए गाड़ी अभी तक कैसी रही है, क्या कुछ इसका कंफर्ट है, इसका माइलेज है, क्या कुछ लॉन्ग टर्म इसकी जो है मेरे लिए मेंटेनेंस रही है, सर्विस कॉस्ट, एवरीथिंग। तो भाई देखो, जब मैंने ये बाइक सिलेक्ट करी थी तो उसके 2 मेजर रीजंस थे। एक तो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस, हालांकि मैंने इसको रियल लाइफ में नहीं देखा था, सिर्फ इंटरनेट पे देखा था, मैंने यूट्यूब पे देखा था इस गाड़ी को। और दूसरी चीज़ इसकी ब्रांड वैल्यू, रॉयल एनफील्ड की ब्रांड वैल्यू। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इस प्राइसिंग के अराउंड ही एक बाइक और सिलेक्ट कर सकता था जो कि टीवीएस रोनियन थी, लेकिन एक तो उसका इंजन सीसी कम, और ऊपर से वो गाड़ी जो है वो मार्केट में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी हंटर 350 है। आज भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर में बिक रही है। तो ये मुझे गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट कर रही थी उस टाइम पे 1,85,000। आज तो ये गाड़ी सस्ती हो चुकी है क्योंकि जीएसटी रेट्स के कारण। अब जो ये गाड़ी है वो आपको 1,70,000 के आसपास कॉस्ट करती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। 2-3-4,000 5,000 रुपये का आपको उसके अंदर जो है प्राइस डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था डिलीवरी का। तो जो डिलीवरी ली थी ना, तो मैंने गाड़ी को 2 दिन पहले बुक कराया था। हाँ, उनके पास रियल लाइफ में ये गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, ना ही स्टॉक में थी। उन्होंने मुझे कहीं से अरेंज करा के दी थी और जो टाइम उन्होंने बताया था उसमें अवेलेबल हो गई थी। डिलीवरी के अंदर कोई भी डिले या फिर ऐसे प्रोसेस के अंदर कोई इश्यूज इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मैंने कोई फाइनेंस नहीं कराया था। तो जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रही थी, बेसिक चीज़ें लगी थी, तो मुझे गाड़ी मिल गई थी। गाड़ी मिलने के 1 महीने बाद मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई थी जिसकी कॉस्टिंग 1,900 रुपये आई थी, क्योंकि उसके अंदर मेरी मेजर सर्विसेज हुई थी, लाइक इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर जो है ये सब कुछ चेंज हुआ था गाड़ी के अंदर, और इसीलिए कॉस्टिंग 1,900 आई थी। इससे ऊपर वाला वेरिएंट लोगे तो आपको 1,300-1,400 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आएगी। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ड्रम ब्रेक्स आते हैं पीछे और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, और इसीलिए एक इसका ये भी फ़ायदा है कि आपको रियर के डिस्क पैड जो है वो अभी तक इसके बदले नहीं है, क्योंकि मेरी रनिंग कम है। खैर, रियर की क्या, फ्रंट की भी इसकी डिस्क पैड अभी तक बदले नहीं है। तो अब सर्विस के बाद अपन बात कर लेते हैं ये गाड़ी में कंफर्ट कैसा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो जब मैंने ये वेरिएंट लिया था, या कह सकते हो आप जब बाइक खरीदी थी, तो इसके अंदर रियर के जो सस्पेंशन थे वो थोड़े स्टिफ थे, लेकिन अब जो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आ रही है उसके सस्पेंशन को थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी 10 mm से बढ़ा दिया गया है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी और तो और गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत जो कंफर्ट है वो अब बढ़ चुका है, उसी कारण अब गाड़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है कंफर्ट के मामले में। बट स्टिल मेरे को तो कोई ऐसा इशू लगता नहीं है। थोड़ा हिट बैक करती है बैक के अंदर जब भी ये गड्ढों में जाती है, बट जो इसके फ्रंट सस्पेंशन है वो बढ़िया है, उनमें कोई इशू नहीं आता। फ्रंट के अंदर जो डिस्क ब्रेक आते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो आप, मैं जब भी यूज़ करता हूँ ना गाड़ी में ब्रेकिंग, दोनों ब्रेक्स को करता हूँ, चाहे मुझे छोटी मोटी ब्रेकिंग करनी हो, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईवे, बट जनरल अगर मुझे गलियों के अंदर भी चलानी होती है तो भी मैं इसके अंदर दोनों एक साथ ब्रेक करता हूँ। और मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी आपसे भी कि आप दोनों ब्रेक्स को एक साथ लगाया करो, ताकि जो आपकी जो मेंटेनेंस है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहे, बेहतर रहे। रेयर में इसके अंदर अपने पास ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं और फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक, बट स्टिल इसके अंदर अभी तक मैंने कोई भी, मतलब कि डिस्क ब्रेक का जो है अपग्रेड नहीं करवाया मैंने अभी तक। इसके अंदर स्टॉक जो आए थे वही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और जो टायर साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा आता है, 10 mm या 20 mm के अराउंड, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो ऊपर वाला वेरिएंट उससे कम आता है। बट जो उसके कारण इसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। आप जब कट्स लेते हो या कह सकते हो आप जब टर्न करते हो ना कहीं भी घुमाव वगैरह पे, तो कॉन्फिडेंस कम आता है। और मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, देखो इस गाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस सच में नहीं आता है। ये टायर के कारण है या क्यों है मुझे पता नहीं है। और बात करते हैं इसके टायर की, तो देखो ये जो टायर है ये साइज़ अपने पास इसके अंदर देखने को मिल जाता है 180R17, 17 इंच का यहाँ पर अपने पास यहाँ पर टायर देखने को मिलता है। जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है उसके अंदर भी आता तो 17, ये लेवन 110 का आता है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और रियर के अंदर भी उसके अंदर थोड़ा ब्रॉड टायर आता है। ये तो हो गई इसकी राइड और कंफर्ट की बात। अब बात करते हैं इसमें माइलेज आप चाहे बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट, 2-3 किलो का फ़र्क आता है जो की गाड़ी के अंदर इसलिए आता है क्योंकि फीचर्स इसके अंदर कम है, तो उसके कारण ये गाड़ी थोड़ी हल्की है। बट स्टिल माइलेज दोनों ही वेरिएंट्स की ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आप ये बेस वेरिएंट लो या फिर इसका टॉप वेरिएंट। माइलेज की बात करते हैं तो 32 से 34 के अराउंड देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ, मतलब ऐसे कुछ खास मुझे माइलेज देखने को मिली नहीं है कि बहुत बढ़िया माइलेज देखने को मिल रही हो। जबकि तो मेरी जो रनिंग है और जो मेरी जितनी भी इसके अंदर मेरी राइड क्वालिटी है वो डिसेंट रहती है। मैं ज़्यादा ना तो फुल भगाता हूँ, ना ही मैं इसको बहुत ज़्यादा स्लो चलाता हूँ। और तो और ये माइलेज जो है ये बिना कोई मॉड्स बता रहा हूँ मैं, देख सकते हो आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है करी अभी तक मैंने। सिर्फ एक लेग गार्ड, सम गार्ड लगा है, इसके अलावा ये सीट कवर बेसिक मॉडिफिकेशन करवाई है।
बाकी कुछ भी इसके अंदर ऐसा कोई साइलेंसर का अपग्रेड या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रंट के अंदर हेलोजन सेटअप आता है, बेस वेरिएंट के अंदर अभी भी हेलोजन है, टॉप वेरिएंट के अंदर अभी यहाँ पर एलईडी हो चुका है, बट इस बेस वेरिएंट में आज भी हेलोजन है। इसकी जो थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, मतलब अगर हाईवे राइड करते हो तो आपको अपग्रेड 101% करानी पड़ेगी, बट ऐसे लोकल चलाते हो तो देखो मैंने ही अभी तक अपग्रेड नहीं करवाया, तो ऐसे ही ये ज़्यादा बेटर है, ऐसे कुछ खास इशू नहीं है। बाकी हाई बीम लो बीम दोनों ठीक है गाड़ी की, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो फ्रंट की बात हो चुकी है, हेलोजन सेटअप की मैंने बात कर ली है, सस्पेंशन और टायर की बात कर ली है। अब गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। गाड़ी एक नंबर है चलने में। अगर आपने 350 सीसी इंजन लिया है रॉयल एनफील्ड का, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा बढ़िया पिकअप है, बहुत ज़्यादा थम्पी इंजन है, मतलब जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आज सुना देता हूँ। तो देखो अब मैं एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। इसके अंदर जो बटन्स है ये कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, राउंड वाले नहीं मिलते, वो टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। तो इसका साउंड सुनाता हूँ आपको। ये इसका साउंड स्टिल में है, ठीक है, मैंने रैप नहीं किया, और स्टॉप साइलेंसर है। सुनना अब रैप करता हूँ। पर्सनली इस गाड़ी का साउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, इसलिए मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि इसके अंदर मुझे कभी भी साइलेंसर का अपग्रेड कराना पड़ेगा। चाहे इसका बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट, दोनों ही अमेजिंग साउंड निकालते हैं। तो अब एग्जॉस्ट नोट के बाद में रेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपने पास एलईडी सेटअप नहीं आएगा, वो सिर्फ टॉप वेरिएंट में आता है। इसके अंदर अपने पास हेलोजन ही आएगा यहाँ पर, और इंडिकेटर्स तो फ्रंट में और रेयर में दोनों में ही हेलोजन आते हैं। बाकी एक चीज़ ये पता नहीं कैसे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक जो है यहाँ पर दब चुका है, पता नहीं है कैसे दबा है, कहीं पे हिट भी नहीं हुई है। अभी किस कारण हुआ है अभी तक मुझे पता नहीं लगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ऐसा कोई इशू आया नहीं है अभी तक मुझे। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो गाड़ी के अंदर एक आया था कि इसके अंदर कोई तो हाउसिंग थी वो चेंज हुई थी, बट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ लेबर उसके अंदर मेरे को कर दी गई थी उन्होंने। बट जो सर्विस एक्सपीरियंस है अब मैं उसकी बात करता हूँ कि कैसा रहा है, फिर कॉस्टिंग की भी बात करते हैं। तो सर्विस एक्सपीरियंस है उसकी बात कर लेते हैं। देखो यार, सर्विस एक्सपीरियंस ना सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पर हो, वहाँ पर जो सर्विस सेंटर के लोग हैं वो कैसे ज़्यादा बिहेवियर में है। मेरे पास जो सर्विस सेंटर के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, सच बता रहा हूँ मैं। अब की बार तो मैंने प्लान किया है कि इसको कहीं और से सर्विस करवाऊंगा, मतलब रॉयल एनफील्ड के किसी और सर्विस सेंटर से, और देखेंगे वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है। बाकी इसकी 4 सर्विस अभी तक हो चुकी है जो कि फ्री आती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, वो सारी इसकी हो चुकी है अभी तक। और उसकी बात करूँ तो फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग मैंने बता दी थी आपको, 1900 रुपये आई थी। सेकंड के अंदर यहाँ पर मेरे 200 से 300 रुपये खर्च हुए थे, और थर्ड के अंदर फिर मेरे को 1300-1400 रुपये कुछ देने पड़े थे, और फोर्थ वाली फिर से मेरी फ्री हो गई थी। बस फोर्थ वाली सर्विस के अंदर मुझे मतलब इन लोगों ने गाइड नहीं किया था, मतलब मुझे पता ही नहीं था, फिर मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गई थी ये चीज़ कि इसके अंदर जो ये इसकी जो ये क्या कहते हैं, इनको ताड़ी कहते हैं यार, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा। हाँ, इनको कहते हैं अपन रिम। ये जो रिम होती है इसकी, इनको भी टाइट करना पड़ता है क्योंकि ये ढीली हो जाती है जैसे जैसे गाड़ी चलती है। अगर आप अलॉय व्हील वाला वेरिएंट लेते हो जो कि टॉप वेरिएंट होता है, उसमें वो इशू नहीं आएगा, तो वो एक खर्चा नहीं है। तो इसकी मुझे 500 रुपये की लेबर देनी पड़ी थी, तो वो फोर्थ सर्विस में हुई थी मेरी। बताओ, मैं 3 सर्विस या कह सकते हो आप, मैंने 1.5 साल से गाड़ी को बस ऐसे ही चलाया जैसे आई थी, वो टाइट ही नहीं हुए थे। जब वो हुआ ना काम, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा मुझे गाड़ी चलाने में। फ्रंट और रेयर में जो है इसके इन रिम्स को टाइट कर दिया गया था। तो देखो, यही थी मेरी हंटर 350 की ओनरशिप का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी होगी, एंटरटेनिंग लगी होगी और नॉलेज वाली लगी होगी। अगर आप प्लान कर रहे हो या आपने ले भी लिया ना, तो मेरी रिकमेंडेशन कुछ रहेगी कि गाड़ी की यार केयर करना। जितनी ज़्यादा केयर करोगे गाड़ी उतनी ज़्यादा आपको खुश रखेगी, कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो ये है मेरी हंटर 350 फैक्ट्री ब्लैक बेस वेरिएंट।